दूसरी खोल, कई पत्रकार बना दिए, सच की आवाज बनकर बहुतों को न्याय दिला दिए। अपनी लेखनी के माध्यम से कई कीर्तिमान रच दिए, अंधेरों में उम्मीद बनकर विश्वास के दीप जला दिए। नमस्कार, मैं संजय शुक्ला। आज हमारे साथ बैतुल वाणी के रूबरू कार्यक्रम में राष्ट्रीय जनादेश के प्रधान संपादक, गोंडी अखबार लोकांचल के मुद्रक एवं प्रकाशक आदरणीय श्री मयंक भार्गव जी मौजूद हैं, जो कि हमें पत्रकारिता के विषय में और राजनीति के विषय में बहुत सारी जानकारी देंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप पत्रकारिता, एक चीज मुझे जो है वो हमेशा खटकते रही है कि आप पेशे से तो मैकेनिकल इंजीनियर थे, पढ़ाई आपने उसकी करी, फिर आप पत्रकारिता में आ गए, तो ये दोनों की मिस्ट्री कुछ समझ में नहीं आई, तो इसको थोड़ा क्लियर करिए ना कि मतलब कैसे आपने ये किया। देखो, पढ़ाई तो मैंने की मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, लेकिन जो पैशन था वो मेरा जर्नलिज्म था, पत्रकारिता था। पत्र संपादक के नाम से भी शुरुआत की मैंने। पहले नवभारत में, भास्कर में पहले एक कॉलम आता था, आजकल नहीं आता, वो करते थे। तो लिखने का शौक था, धीरे धीरे जुड़ते गए, अखबारों में भी काम करने की कोशिश की। तो जब पढ़ के आए तो ऐसा लगा कि नहीं, पत्रकार बनना है, तो पत्रकारिता करने लगे। लेकिन उस दौर में कलेक्टर आए, उन्होंने बोला, वो भी इंजीनियर थे, उन्होंने कहा पढ़े लिखे इंजीनियर हो, पत्रकार का काम कर रहे हो। तो हमने कहा हमें तो शौक है, हम तो करेंगे। तो उन्होंने उस समय कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री एक लाइसेंस देती है, जो क्लेम सेटल होते हैं एक्सीडेंटल और ये सब सर्वेयर के, वो मैकेनिकल इंजीनियर ही करते हैं। तो उन्होंने ही जबरदस्ती करके फॉर्म भरवाया। उस समय हमने भर दिया फॉर्म, हमको नहीं लगता था कोई काम की चीज होगी, लेकिन वो, क्योंकि उस समय देश में सिर्फ 4 कंपनियां थी और उसके अंदर भी पैनल में आना बड़ा कठिन था। आज जो है वो 40 कंपनियां हो गई हैं, और आज कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी रोजी रोटी का जरिया हमारा वो पढ़ाई बनी है। लेकिन शौक पत्रकारिता का है, तो पत्रकारिता छूटती नहीं। अब जैसे पत्रकारिता की आपने बात करी, तो आप किस किस संस्थान में काम कर चुके हैं और कोई चुनौती का भी सामना किया है क्या आपने? पत्रकारिता में मैंने शुरुआत में युगधर्म नागपुर में भी काम किया, उसके बाद नई दुनिया भोपाल में काम किया, फिर उसके बाद 92 के आसपास में जनसत्ता नई दिल्ली में, इंडियन एक्सप्रेस का जो हिंदी अखबार है, उसमें काम किया काफी दिनों तक के। फिर 94 में मैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भाषा न्यूज एजेंसी में आया। उसके बाद कुछ ऐसा उतार चढ़ाव आया कि हम लोगों ने एक दैनिक अखबार शुरू किया। वो अखबार के साथ साथ बीच में जो है वह आकाशवाणी में वांट्स निकली, तो हम लोगों ने उसमें अप्लाई किया। तो मैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए संवाददाता रहा, प्रसार भारती में, आज भी संवाददाता हूं उसका। और अखबार एक दैनिक हमारे यहाँ जो निकलता है वो भी हम लोग संपादित करते हैं। इसके अलावा एक गोंडी भाषा को लेकर एक उसकी बड़ी कहानी है, कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन गोंडी भाषा का एक समाचार पत्र भी हम लोग लोकांचल में निकालता हूं, जो नियमित रूप से हर सप्ताह प्रकाशित होता है। जैसे 30 साल पहले आपने बताया कि अखबार की मतलब जैसे शुरुआत करी थी 3 दशक पहले, उस समय संसाधन की अत्यधिक कमी थी। ऑफसेट मशीन और कंप्यूटर के माध्यम से समाचार निकाला आपने, तो इसमें कुछ चुनौतियां वगैरह आई आपको? चुनौती तो थी। उस जमाने में ऑफसेट मशीन हम पहले लाए थे बैतूल में, जो हमने इंट्रोड्यूस किया था। और आधुनिक संसाधनों से जो दैनिक अखबार का प्रकाशन हुआ वो हमने किया बैतूल में। उससे पहले लेटर प्रेस से भी कभी 1-2 बार अखबार निकले हैं, लेकिन वो चूंकि संसाधन की कमी से नहीं चल पाए थे। लेकिन हमने कंप्यूटर, ऑफसेट, इन चीजों का एस्टेब्लिशमेंट किया, कर तो लिया, अखबार भी निकालने की कोशिश की। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी कि तकनीकी रूप से समृद्ध लोग नहीं मिलते थे, ऑपरेटर नहीं थे। हमने कई लोगों को जिनको टाइपिंग आती थी उनको कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिखाई। कई बार 8-8, 10-10 घंटे सुबह से शाम तक कंप्यूटर पे बैठते रहते थे। बहुत सारी कमांड थी कंप्यूटर की जो हमको नहीं आती थी। हम रात के 10:30 बजे बजने का इंतजार करते थे। क्यों? क्योंकि 10:30 बजे के बाद उस समय 1/4 हो जाता था एसटीडी का कॉल जो होता था। फिर हम 10:30 बजे फोन लगा के भोपाल या नागपुर पूछते थे कि भाई ये हमको रिवर्स करना है, कैसे करेंगे हम? फिर वो बताता इसको सेलेक्ट करिए, कंट्रोल भी दबाइए, ये करिए, तब जाके वो ऐसे धीरे धीरे हमने सीखा, हमारी टीम खड़ी की। और दूसरा जो एक बहुत ही मतलब रोचक भी लगेगा सुनने में कि सबसे बड़ी समस्या थी उस दौर में खबरों की। जिस दिन हमने पहला अखबार निकाला
और उसका इनॉग्रेशन करने के बाद दूसरे दिन अंक निकालने बैठे तो हमारे पास खबर नहीं थी। मतलब 16 थानों में फोन लगा के पूछते थे कोई अपराध दर्ज हुआ, कुछ हुआ, तो पता चलता था कोई अपराध दर्ज नहीं हुआ। मतलब कई बार तो ये खबर बनाई है कि आज जिले में कोई अपराध नहीं हुआ दर्ज, क्योंकि आपको जगह भरनी है। ना कोई विज्ञप्तियां थी, कुछ लोग आते थे, कुछ न्यूज देते थे, बाकी ऐसा कोई वो नहीं था कि आप बहुत ज्यादा क्रिएशन कर सको। ऐसा भी एक दौर था। आज की स्थिति बहुत बदली हुई है। पहले आपके समय की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में क्या बदलाव देखते हैं? दूसरा, पत्रकारिता को सोशल मीडिया कितना प्रभावित कर रहा है? देखिए, पुराने के समय की पत्रकारिता में सबसे बड़ी बात तो ये कि वर्जन नहीं था, कि आपको इंतजार नहीं करना था। अगर आपके पास तथ्य हैं तो वो खबर छपती थी, फिर जिसकी है उसको अपनी बात कहनी है, वो अगले दिन मीडिया के पास आए। अब एक आजकल नया पैटर्न आ गया है कि नहीं, ऊपर से भी कहा जाएगा कि साहब संबंधित का भी वर्जन लो। संबंधित तो कभी बोलेगा नहीं ना कि हमको गलत है। अगर आपका पत्रकार सही तथ्य ला रहा है तो आपको भरोसा करना चाहिए उसका, और उसकी बात जाने देनी चाहिए। रही बात सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया जो है वो बहुत जबरदस्त रूप से असर डाल रहा है। लेकिन सोशल मीडिया में जो अफवाहों का दौर चलता है या जो झूठी खबरें भी आती हैं, फेक न्यूज कह लीजिए आप, ये आती, इस कारण से आज भी जो है वो प्रिंट मीडिया का विश्वास जो है कायम है, क्योंकि प्रिंट मीडिया 24 घंटे 12 महीने आपके सामने रहता है। सोशल मीडिया तो आज है, कल उस खबर हट जाती है, कोई उसको ब्लेम करे तो बोल देंगे हमने तो कैरी फॉरवर्ड किया उसको, हमने कोई बनाई नहीं है खबर, तो उसका सोर्स पता ही नहीं चलता है कि क्या हुआ, और वो खबर चलती रहती है सैकड़ों ग्रुपों में। तो सोशल मीडिया प्रभावी है, लेकिन विश्वसनीयता में प्रिंट मीडिया ही बेहतर है। तो जैसे आपने ये कहा है कि विश्वसनीयता की बात करिए, तो आज के समय में प्रिंट मीडिया की अपन बात करें तो इसमें निष्पक्षता बनाना कितना कठिन हो गया है, या इसको किस दिशा में लेते हैं? मतलब प्रिंट मीडिया में निष्पक्षता हो सकती है, लेकिन आजकल व्यापार और जो है वो अन्य जो आपके लाभ होते हैं अखबार से जुड़े हुए, वो बहुत बड़े प्रभाव डालते हैं। कि आज अगर कोई बहुत बड़े व्यक्ति के खिलाफ खबर आती है या कोई बड़े संस्थान के, तो आमतौर पे अखबार में ये सोचा जाता है कि भाई ये इतना एडवर्टीजमेंट देता है तो क्या किया जाए, इसकी छापे या नहीं छापे, या कभी इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं तो लगता है कि भाई जो रेगुलर आपका विज्ञापन दाता है उनका नाम छोड़ के खबर छाप दो कि शहर में छापे पड़े। ये कटु सच्चाई है। मतलब मीडिया की स्वतंत्रता कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है, और वो उसके पीछे जो है वो कहीं ना कहीं उनके फाइनेंशियल हित है, और वो इसलिए जरूरी है कि उसके बिना अखबार का प्रकाशन नहीं हो सकता। संसाधन इतने महंगे हो गए हैं कि वो ना चाहते हुए भी आदमी को मजबूर होना पड़ता है। आपकी आगे की पत्रकारिता की कोई योजना है, या दूसरा पत्रकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पत्रकारों को तो संदेश यही है कि अगर निर्भीकता से काम करेंगे, सच्चाई के साथ चलेंगे, तो कठिनाई तो होगी, रुकावटें तो आएंगी, लेकिन अंत में जीत आपकी होगी और नाम भी आपका होगा। आजकल ये होता है कि कोशिश करता है आदमी, अरे इसको बुरा लग जाएगा, खबर मत छापो, ये उसका खास है, ये अपना खास है, तो उस चक्कर में जो वो निर्भीकता का पुट है और सच्चाई का पुट है वो खत्म हो जाता है। और मतलब एक बात कहना चाहूंगा इसमें कि गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो नस्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अगर आप संघर्ष नहीं करोगे तो आप कोई अच्छे मुकाम पे पहुंच नहीं सकते। कि आज अगर आप किसी से पूछोगे कि भाई आपके पास क्या यादें हैं, आपने कौन से बड़े रिपोर्टिंग की है या कौन सी ऐसी यादगार रिपोर्टिंग है, तो मुझे लगता है कि आदमी को सोचना पड़ेगा, क्योंकि रूटीन कवरेज, प्रेस नोट, उसी में पत्रकारिता चल रही है। जैसे आप बहुत लंबे समय से पत्रकारिता से जुड़े हैं और आपने कई घटनाएं कवर भी करी हैं, कई राजनीतिक घटनाएं भी कवर करी हैं, सब कुछ करा। उस समय की राजनीतिक परिदृश्य क्या रहता था? मतलब देखिए, राजनीतिक परिदृश्य जो था, मतलब नेताओं की कार्यप्रणाली किस प्रकार की रहती थी, मेरा कहने का मतलब ये है। नेता तो खैर आज भी हैं, उस समय भी थे, लेकिन उस दौर में जो है वो एक ये चीज जरूर देखने को आती थी कि नेताओं में जो मतलब चतुराई कहना चाहिए, या जो मतलब उनकी रणनीतिक समझ थी, वो बहुत ही अद्भुत देखने में मिलती थी। 2 उदाहरण मैं इसके दे सकता हूँ। एक बैतूल में ससुंदरा, एक आप जाएंगे स्थापना के पास तो एक साई खंडारा गांव है। हाँ, और एक बैतूल, वो मामला विधानसभा में आता है, और एक जो है वो खंडारा गांव है, वो बैतूल में खेड़ला के पास है। तो करीब 25 से 30 साल पहले की है, जब डॉक्टर अशोक साबले अफसरवासी हैं और एक गुरुबख्श अतुलकर 2 MLA हुआ करते थे। दोनों कांग्रेस के थे, दिग्विजय सिंह की सरकार थी,
उस समय एक एक हाई स्कूल के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता था, खुलते नहीं थे स्कूल। तो गुरुबख्श अतुलकर जी ने जो है वो एक स्कूल साई खंडारा में स्वीकृत कराया, और इस बीच में वो डॉक्टर अशोक साबले वल्लभ भवन में घूमते हुए पहुंचे, भाई क्या सैंक्शन हुआ है बताइए क्या है। तो उसने क्लर्क ने बताया कि ये साई खंडारा में हाई स्कूल है। तो उन्होंने कहा कि ये साई खंडारा नहीं होता है, इसको साई काटो खंडारा होता है ये, और वो खंडारा कर लिखवा के ऑर्डर लेके आकर उन्होंने स्कूल का उद्घाटन कर दिया। और उसके बाद जो है अतुलकर जी काफी नाराज हुए उनके ऊपर, और काफी उन्होंने जो है वो शिकायतबाजी की, लेकिन स्कूल तो जहां खुलना था वो खंडारा में खुल गया था। एक ये चीज थी। और दूसरा एक किस्सा और डॉक्टर अशोक साबले का ही मैं बताना चाहूंगा कि मुल्ताई गोलीकांड जब हुआ था 12 जनवरी 1998 को, जिसमें 18 किसान मारे गए थे, किसान संघर्ष समिति कहती है 24 किसान मारे गए थे। 12 तारीख को गोलीकांड हुआ, 14 तारीख को मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरा था मुल्ताई, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, और मुल्ताई में जो है वो स्कूल में उन्होंने एक सभा ली सारे दलों की, सारे लोग बैठे थे, मुख्यमंत्री भी बैठे थे, सारे विधायक भी थे। वहां पे जब बोलने का मौका आया तो डॉक्टर अशोक साबले खड़े हुए और उन्होंने कहा कि राजा साहब, मैंने आपको कहा था ये कलेक्टर एसपी बैतूल के लायक नहीं है, आप इनको हटा दीजिए, आपने मेरी बात नहीं सुनी, और देखिए आज इतना बड़ा कांड हो गया, हमारे 18 किसान भाई मारे गए। और उसके बाद वो रोने लग गए, ऐसी राजनीति नहीं करना किसानों की लाश पे, आप तो मेरा इस्तीफा ले लीजिए। और दिग्विजय सिंह भी गजब के राजनीतिक थे, वो सिर्फ सामने की दीवार पे देख रहे थे, कोई रिएक्शन नहीं। उसके बाद और भी लोगों ने बोला, वहां के लोकल एमएलए ने भी थोड़ा रोने का जो भी प्रदर्शन किया जैसा कहा, लेकिन उसके बाद जब सब लोग चले गए तो सुनने की बात यह है, तो हम लोग सब लौट रहे थे, तो रामजी महाजन एक मंत्री हुआ करते थे, तो वो अपने समर्थकों के साथ लौट रहे थे और मैं उनके साथ, हम 2-3 पत्रकार भी साथ में उनके चल रहे थे, शायद उन्होंने देखा या नहीं देखा जो भी। तो उन्होंने अपने एक समर्थक से बोला कि देखा, डॉक्टर तो ऐसा रो रहा था जैसे कि राजा उसको लोकसभा की टिकट दे देगा, उसके बाद लोकसभा चुनाव होने वाले थे। लेकिन डॉक्टर अशोक साबले का जो रणनीतिक प्रदर्शन था वो इतना परफेक्ट था कि उसके बाद दिग्विजय सिंह ने उनको लोकसभा का चुनाव भी लड़वाया, और लोकसभा का चुनाव लड़ने के बाद जब वो हारे तो उसके बाद उनको कैबिनेट मंत्री भी बनाया। तो ये ऐसी सोच समझ वाले भी राजनीतिक के उस दौर में हमने देखे हैं। मजे हुए नेता कि अपने विधानसभा में स्कूल लाने के लिए उन्हें साई शब्द हटवा दिया, और अपने पॉलिटिकल प्रमोशन के लिए एक स्ट्रोक में जो है वो कहीं से कहीं ऐसे चतुर सुजान भी आप इनको कह सकते हैं। ऐसे ही एक किस्सा उस समय का कुछ सुनाई आता है, आपको शायद बेहतर तरीके से पता, उस समय का राजनीतिक पावर क्या होता था नेताओं का, उसके बारे में आप बताइए ना कुछ। पावर की बात करें तो एक स्वर्गीय विजय कुमार खंडेलवाल पूर्व सांसद हैं, उनका एक किस्सा याद आता है कि एक संजीव झा कलेक्टर यहाँ पे आए थे, और जो भी हुआ उसके बाद अचानक एक दौर में उन्होंने जबरदस्त लोगों के यहाँ छापे मारना, क्रैशरों पे, इस पे उस पे, दुनिया भर का बहुत ही मतलब तूफान मचा दिया था। तो सारे लोग जब विजय खंडेलवाल जी के पास गए तो उन्होंने कहा कि भाई आप जाके मुख्यमंत्री को मिलो। बाबूलाल गौर उस समय मुख्यमंत्री थे, हम विजय खंडेलवाल जी के पास थे उस समय, और जो वो लोग वहां पे थे दूसरे बीजेपी के लोग, उन्होंने वहां जाके बात कराई कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और विजय खंडेलवाल जी बात करना चाहते हैं। बाबूलाल गौर ने वहां से फोन किया बतौर मुख्यमंत्री, और उन्होंने जो है वो कहा कि भाई ये लोग आए हैं तो कलेक्टर को हटा दूं। तो इधर से विजय खंडेलवाल ने कहा हटा दो, और 1 घंटे के अंदर कलेक्टर बैतूल का बदल गया था। तो ये भी एक पावर थी कि बिना भोपाल जाए उन्होंने यहां से बैठे बैठे जो है वो, उनकी इतनी पकड़ थी राजनीतिक रूप में कि उन्होंने कलेक्टर को बदलवा दिया था। आज के दौर में ये देखने को नहीं मिलता है, बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए, ये जो उस समय जो मंत्री थे, काफी लंबे समय तक भी रहे, महाजन जी, इनके फादर का नाम को लेकर कुछ था, मतलब क्या था वो, उसको थोड़ा क्लियर करिए ना। वो स्वर्गवासी हो गए हैं महाजन जी, लेकिन चूंकि घटना है तो उसका तो जिक्र लाजमी है, और उन्होंने अपने पिता का नाम बदल दिया था, ये पूरी जिम्मेदारी से मैं कह सकता हूं। और ये जो जर्नलिज्म हुआ था इसमें हमारे साथ नवनीत गर्ग जी थे, एक्चुअल में तो पूरा पेपर वर्क उन्हीं का था, मैं तो साथ में था, मैं जनसत्ता में रिपोर्टर था, लेकिन पूरी तरीके से हमने भी, नवनीत जी का ही मेन था कि हमने ये साबित किया था कि रामजी महाजन ने अपना पिता का नाम बदल दिया है। कैसे, छोटे से मैं बताता हूं।
विधानसभा में एक किताब छपती है, आज भी छपती है, और उसके पहले पन्ने पे लिखा रहता है कि इसमें दी गई जानकारी विधायक द्वारा स्वयं दी गई है, इसलिए उसको चैलेंज करने का या उस पर गलती निकालने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। उसको जो विधायक बोलता है वही लिखते हैं। उसमें भी उन्होंने अपने पिता का नाम शिवाजी महाजन लिखा था, जो शिवाजी महाजन वहां के फ्रीडम फाइटर थे। लेकिन एक्चुअल में उस सालों में जब उनके पिता का उनका जन्म हुआ था, तो सारे रिकॉर्ड वगैरह सब जो नवनीत जी ने कलेक्ट किए थे, तो उसमें ये आया था कि उनके पिता का नाम छिपरिया महाजन था। और उसके बाद जो हमारे भोपाल में ब्यूरो थे, बीबीसी के रिपोर्टर भी थे, महेश पांडे जनसत्ता के भी ब्यूरो थे, हमने उनसे भी बात की, तो उन्होंने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया उनका, रामजी महाजन का। जबरदस्ती उनके घर गए, पुलिस वाला रोक रहा था, उन्होंने कहा मंत्री जी ने खुद बुलाया है, और फिर जब जाके लगा दिया टेप रिकॉर्डर, वीडियो तो था नहीं उस समय, तो उन्होंने बोला कि हाँ, बोले पांडे जी वो गांव का मामला है, वो नाम बनता बिगड़ता रहता है, तो छिपरिया बनते बनते बिगड़ते शिवाजी हो गया, जो कि कोई किसी भी तरीके से मतलब तथ्यात्मक बात नहीं थी। वो तो जो है वो बिल्कुल ये था कि उन्होंने नाम बदला था। और उसके बाद एक बहुत बड़ी स्टोरी जनसत्ता के ऑल एडिशन में छपी थी कि एक मंत्री जिसने अपने पिता का नाम बदल डाला, पूरे देश में छपी ये खबर, और कह लीजिए उनका या हमारा जो भी सौभाग्य था, एक जैसा था, उस खबर का दम था कि उस दिन पूरे देश के श्रम मंत्रियों की बैठक थी दिल्ली में, और रामजी महाजन भी श्रम मंत्री थे तो दिल्ली में ही थे। तो मतलब उन्होंने जो ये गलती की थी उसका उनको काफी नुकसान उठाना पड़ा। और उसके बाद जब वो जेल मंत्री बने तो वो कमेंट भी करते थे कि कभी आप हमारे मेहमान बनिए, फिर हम बताएंगे आपको कि खातिरदारी क्या होती है, मतलब आप कभी जेल आइए फिर हम बताते हैं। ये भी होता था, गुस्सा लाजमी है, धमकी एक तरह। हाँ, धमकी कह लो, जो भी कह लो, रिएक्शन कह लो। गजब का विश्लेषण है आपका, और बेहतरीन आपने जानकारी दी। तो 2 लाइन आपके ऊपर, इतना लंबा आपका पत्रकारिता का कैरियर रहा, कई लोगों ने आपसे पत्रकारिता सीखी भी। 3 दशकों में कई पत्रकारों ने सीखा काम, 3 दशकों में कई पत्रकारों ने सीखा काम, देश और प्रदेश में खूब कर रहे हैं नाम, जिले में विश्वास कर पाठकों ने बढ़ाया मान, और विश्लेषण से होती है श्री मयंक भार्गव की पहचान। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।